नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और आप सभी का स्वागत है प्रहार में। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है और कल शाम 5 बजे राज्य में चुनाव प्रचार थम जाएगा। उससे पहले वोट जिहाद और धर्म युद्ध से लेकर घमासान इस वक्त जबरदस्त है। आज सभी दलों के दिग्गज नेता महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं क्योंकि आखिरी मौका है। ताबड़तोड़ प्रचार के बीच चुनाव आयोग भी पूरी तरह से मुस्तैद है और इसी सिलसिले में आज बारामती में शरद पवार की बैग को चेक किया गया। अब गृह मंत्री अमित शाह की आज गढ़चिरौली समेत 4 जगहों पर रैलियां थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से अचानक उनकी रैलियां रद्द कर दी गई। अमित शाह अब दिल्ली लौट रहे हैं, लेकिन यूपी के सीएम योगी आज भी महाराष्ट्र में गरजेंगे और योगी की कोल्हापुर, कड़ार और साथ ही दूसरे विधानसभा क्षेत्र में रैलियां होने जा रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर के अलावा नासिक सिटी, नासिक के चंदवाड़ और ईचल करंजी में मोर्चा संभालेंगे और आज नागपुर में प्रियंका गांधी वर्सेस कंगना रनौत की जंग देखने को मिलेगी। प्रियंका गांधी जहां नागपुर में रोड शो करेंगी, वहीं पर कंगना नागपुर में एक बाइक शो में हिस्सा लेंगी और मुंबई के शिवाजी पार्क में आखिरी रैली किसकी होगी, इस पर तो सस्पेंस खत्म हो गया है। बीएमसी ने राज ठाकरे के एमएनएस को रैली की मंजूरी दी है। इन सबके बीच अमरावती ने पूर्व सांसद नवनीत राणा को भी इस चुनावी मैदान में देखा, लेकिन हंगामा खूब हुआ। सबसे पहले बात करते हैं शरद पवार की, जिनके हेलीकॉप्टर की थोड़ी देर पहले चेकिंग हुई है और चुनाव आयोग की टीम ने बारामती में पवार के बैग को चेक किया है। शरद पवार सोलापुर जा रहे थे, जहां पर करमला में उन्हें रैली को संबोधित करना है, लेकिन इस दौरान ही शरद पवार हेलीकॉप्टर के पास खड़े नजर आए और शनिवार को अमरावती में राहुल गांधी के बैग की भी चेकिंग हुई थी। तो इसी तरह से तमाम नेताओं की चेकिंग हो रही है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की भी चेकिंग हो चुकी है। लेकिन इसे कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है और उसके पहले उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग के दौरान नाराजगी व्यक्त की थी और इसका वीडियो भी शेयर किया था, लेकिन शरद पवार इस दौरान पूरी तरह से शांत नजर आए। उन्होंने चुनाव आयोग की टीम को अपना काम करने दिया। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर है जिससे वो सफर कर रहे हैं। सोलापुर उनको जाना है और उनके बैग की इस वक्त जो ईसी की टीम है वो चेक कर रही है और ये एक रूटीन चेकिंग है जो चुनाव के दौरान किया जाता है। चेक किया, शरद पवार चुपचाप वहां पर खड़े रहे, उसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर पर सवार हुए आगे, फिर वो निकल गए। लेकिन जो तस्वीर है ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जो चुनाव आयोग है, नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सबके साथ इसी तरह से व्यवहार किया जा रहा है। मतलब कि एक नियमित चेकिंग की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी का चेक हो रहा है, किसी का चेक नहीं हो रहा है। अब बात करेंगे पूर्व सांसद नवनीत राणा की। अमरावती में नवनीत राणा की रैली में जबरदस्त बवाल हुआ। इस दौरान नवनीत राणा की तरफ कुर्सियां तक फेंकी गई। राहत की बात यह रही कि नवनीत राणा को कोई चोट नहीं आई। सुरक्षा बलों ने उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। नवनीत राणा अमरावती की पूर्व सांसद हैं जो जिले के दरियापुर विधानसभा क्षेत्र में खल्लार गांव पहुंची थी और इस दौरान वो युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए प्रचार करने गई थी। यहां जब वो जनसभा को संबोधित कर रही थी, उसी वक्त वहां पर कुर्सियां फेंकना शुरू किया गया। बाद में नवनीत राणा ने खल्लार थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज करवाई है। नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि भीड़ ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी और उसके बाद कुर्सियां फेंकी। तो नवनीत राणा के जो समर्थक है, उसके बाद उन्होंने जय शिवाजी जय भवानी के नारे लगाए। नवनीत राणा ने इससे नाराज होकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है। देखिए कि किस तरह से वहां पर जनसभा चल रही थी और जनसभा के दौरान एक के बाद एक कुर्सियां उड़ने लगी, फेंकी जाने लगी। किसी तरह से सुरक्षाकर्मी नवनीत राणा को वहां से बाहर लेकर निकले। अब नवनीत राणा ने आरोप लगाया कि भीड़ ने उनकी जाति को संबोधित करके गालियां दी, उनके ऊपर थूका, अल्लाहू अकबर के नारे लगे, भीड़ ने उन्हें देख देने की धमकी तक दी, अपशब्द कहे गए, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई और नवनीत राणा की जनसभा एकदम शांतिपूर्ण चल रही थी। बवाल उनके अपने भाषण खत्म करने के बाद शुरू हुआ। जैसे ही वो बाहर निकली, भीड़ बेकाबू हो गई और उन पर कुर्सियां चलाना शुरू कर दी और नवनीत राणा को उनके बॉडीगार्ड और निजी सहायक ने किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला। यह तस्वीर उसी वक्त की है, देख रहे हैं आप। गोले में आपको नवनीत राणा नजर आ रही होंगी। आसपास जो लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और ठीक उससे पहले कुर्सियां फेंकी गई थी। अब देखिए किसी तरह से उनके जो सुरक्षा कर्मी है नवनीत राणा को बचाते हुए लेकर आ रहा है और देखिए कुर्सियां, ये कुर्सियां आपको नजर आ रही हैं, एक के बाद एक कुर्सियां चलाई जा रही हैं। ज्या पद्धतीने आमची सभा चालू होती आणि खूप शांततेने आम्ही आमचा प्रचार करत होतो, पण भाषण करत असताना
स्टेजवर जेव्हा मी उभी होती तर तिथून घाणेरडे इशारे करत होते आणि मी खूप शांततेने माझं भाषण निपटवण्याचा मी प्रयत्न करत होती. तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली भाषण संपवलं तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला. पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून मला पाहून जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले आणि मग मारायला जेव्हा माझ्या लोकांनी आजूबाजूनी सगळ्यांनी सांगितलं देशमुखांनी की बाई तुम्ही भाभीला काहीच म्हणू नका, ताईला काहीच बोलू नका, थोडा घाण शब्द यूज करू नका, तुम्ही मारून टाकणार म्हणून द्याले, काहीच बोलू नका. त्यांचं भाषण संपलं की आम्ही जाणार आहे आणि त्यांनी एवढंच म्हटलं फक्त की आम्ही जाणार आहे. त्यांनी उचलला खुर्च्या आणि फेकणं आणि मारणं सुरू केला. मग माझ्यासमोर आले स्वतः आमचे पत्रकार बंधू तिथे होते, गावाचेच तिथे होते. ते वाचवण्याचा प्रयत्न करत होते पण त्यांची राग जे माझ्यावर होता, मला पाहून शिव्यागाळ करणं, तुला मारून टाकू, तुला गाडून टाकू आणि खुर्च्या माझ्यावर फेकणं, माझे कॉन्स्टेबलला लागणं, यांचे डोळ्याचं पूर्ण हे फाटलं. दुसऱ्या व्यक्तीला जर मी आज तिथे नसती मला तर मारलंच, माझ्यावर खुर्च्या फेकलंच, ते स्पष्ट व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. आणि ते स्वतः त्या गावाचे पत्रकार मला वाचवणारे आणि माझे 6 अंगरक्षक होते माझ्यासोबत आणि 3-4 माझे PA, त्यांनी पूर्ण असं घेरला आणि मला शिवीगाळ करून माझ्यावर थुकले. तर ते माझे जे हे आहे, जर तुम्ही हे पाहिलं तर हे पूर्ण चित्र जर तुम्ही पाहिलं, हे माझ्यावर थुकलं, माझ्या जातीवर शिवी केली, अल्लाहू अकबर मला देखेंगे तेरे को क्या कर सकते हैं करके, आणि यांच्यावर थुकले. यांनी असं मला वाचवलं म्हणून त्यांचे कपड्यावर ते पडलं आणि आता आम्ही गुन्हा दाखल केला आहे. रात्रभरापर्यंत जर त्यांना अटक नाही झाली तर सकाळी 10 वाजता इथे वेगळं चित्र पूर्ण अमरावतीमध्ये जेवढा हिंदू समाज आहे सगळं एकत्रित राहील जर यांनी अटक आज केली नाही तर. और वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कैसे नवनीत राणा की तरफ कुर्सियां फेंकी जा रही हैं. कुर्सियां फेंकने वाले कौन लोग हैं अभी साफ नहीं है. और बहरहाल हंगामा के तुरंत बाद नवनीत राणा अपने समर्थकों के साथ खल्लार पुलिस थाने पहुंची. उन्होंने थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई और नवनीत राणा की शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है. कई लोगों को तो हिरासत में भी लिया गया है. अब खल्लार गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है क्योंकि हालात वहां पर थोड़े तनावपूर्ण बन गए हैं. नवनीत राणा की रैली में जहां हंगामा मचा, वहीं पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है. मालेगांव की रैली में ओवैसी ने आरोप लगाया कि वक्फ की जमीन हड़पने के लिए यह कानून लाया जा रहा है और ओवैसी ने कहा कि बिल का मकसद वक्फ की प्रॉपर्टी को खत्म करना है. ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र में 16 उम्मीदवार उतारे हैं और उनके प्रचार के लिए ओवैसी ताबड़तोड़ रैलियां भी कर रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं. हर सभा में वो वक्फ संशोधन बिल को मुद्दा बना रहे हैं और इसी बहाने PM मोदी पर निशाना साध रहे हैं. महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी CM पर भी जोरदार अटैक हो रहा है और मुद्दा है वक्फ का. मालेगांव में भी ओवैसी ने यही किया. उन्होंने कहा कि झूठ फैलाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास बहुत ज्यादा जमीन है, जबकि इससे ज्यादा संपत्ति तो हिंदू मंदिरों के पास है. मकसद एक ही है कि भारत में वक्फ की जायदादों को खत्म करके रख दिया जाए, किस तरीके से मस्जिदों को छीन लिया जाए, किस तरीके से दरगाहों को उसमें एक तनाजा पैदा कर दे, कब्रस्तान की जमीनों को हासिल कर ले. इवैक्यू प्रॉपर्टीज है, इवैक्यू प्रॉपर्टीज जो लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करके चले गए, मोदी बोल रहे नहीं अब नहीं रहेगा सेक्शन. वो लिमिटेशन पीरियड है जो हमारे हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के जायदाद पर लिमिटेशन का कानून लागू नहीं होता, इस बिल में कहा जा रहा है कि वक्फ पर लागू होगा. मकसद एक ही है नरेंद्र मोदी का, मकसद एक ही है शिंदे का, मकसद एक ही है अजीत पवार का कि महाराष्ट्र से तमाम वक्फ की जायदादों को खत्म कर दिया जाए. और मोदी, अजीत पवार और शिंदे ये चाहते हैं कि जिस जायदाद का वक्फ का मालिक अल्लाह है, मोदी बोल रहे हैं कि मैं मालिक बनूंगा और कलेक्टर मेरा नायब बन जाएगा.
ये पूरा मंसूबा इस बिल में बनाया गया। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और याद रखिए, ये अजीत पवार, ये शिंदे, ये फडणवीस, ये सब मिलकर ये साजिश कर रहे हैं कि किस तरह पूरे मुल्क में वक्फ की जायदादों को बर्बाद कर दिया जाए। बार बार मीडिया बोलती है कि तीसरी बड़ी जायदादें वक्फ बोर्ड के पास है। भारत सरकार और डिफेंस के बाद झूठ बोल रहे हैं। बोलते हैं कि वक्फ की जायदाद 8 लाख एकड़ चिल्लर है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, आरएसएस, संघ परिवार, मोदी, अजीत पवार और शिंदे को सुनो। तुम्हारे कान में जो नफरत भरी हुई है उसको निकालो। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा के 10 हिंदू एंडोमेंट बोर्ड की जायदादों को मिलाया जाए तो 9 लाख एकड़ हो जाती है। 9 लाख एकड़ हो जाती है और सारे भारत में बीजेपी वाले बाजा बजा रहे 8 लाख एकड़ है, 8 लाख एकड़ है। और ओवैसी को जवाब दिया हैदराबाद में उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी माधवी लता ने। माधवी लता ने ओवैसी पर लैंड जिहाद का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ओवैसी वक्फ प्रॉपर्टी की हिफाजत की बात कर रहे हैं, लेकिन हैदराबाद में तो वक्फ की 80% जमीन पर एआईएमआईएम ने कब्जा करके रखा हुआ है। सुनिए इंडिया टीवी से बातचीत में माधवी लता ने किस तरह से ओवैसी के ऊपर हमले किए। 80% ऑफ का ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड हैदराबाद का एंड द have been encroached by MIM and its people। यानी कि हमारे यहाँ अशरफ जो होते हैं ना MIM के, उनके ताल्लुक वाले जो चार मीनार में रहते, जो मलकपेट में रहते हैं, ये पसमंदों को जिनको वक्फ बोर्ड से मदद मिलना चाहिए, उन्हीं वक्फ बोर्ड का लैंड को 80% हड़प लिए ये लोग। और ये लोग हमको समझाएंगे वो खत्म। अब इनकी पेट नहीं भरी है, इनकी पेट नहीं भरी। जिस रजाकार पार्टी को बनाकर MIM ने पूरा हैदराबाद तेलंगाना का जो ओरिजिनल वक्फ बोर्ड लैंड है पूरा खा लिए ये लोग। पसमंदे के पैसे खा लिए, मेहदवीज के पैसे खा लिए, अरब के पैसे खा लिए, बोरा के पैसे खा लिए। ये लोग वहां पर बैठकर दबा के कुचल दिए इन लोगों को। और हिंदुत्व के मुद्दे पर एक बार फिर से बाबा बागेश्वर सरकार ने ललकार लगाई है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब मैदान में उतरने जा रहे हैं। 21 नवंबर से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आह्वान किया गया है। छतरपुर से ओरछा धाम तक ये यात्रा चलेगी। बाबा बागेश्वर ने क्लियर किया है कि सरकार वक्फ बोर्ड मिटाए या फिर सनातन बोर्ड को बनाए। 29 नवंबर को यात्रा का समापन होगा और बागेश्वर सरकार ने कहा है कि सनातन हिंदुओं को जगाने के मकसद से पदयात्रा की जा रही है। श्री कृष्ण को मथुरा में बैठाने के लिए दूसरी पदयात्रा भी करेंगे और वृंदावन से दिल्ली तक यात्रा कृष्ण को लाने की डिमांड रखेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने पूरे मिशन को लेकर इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा, जब तक सनातन को सुरक्षित नहीं कर लेते हैं चैन से नहीं बैठेंगे। हिंदू, हिंदी और हिंदू राष्ट्र की बात कर हिंदुत्व के सुपर पोस्टर बॉय बन चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उनको चाहने वाले और मानने वाले सनातन के सेनापति के नाम से भी जानते हैं। और वो इस बार निकल रहे हैं हिंदुओं में कट्टर हिंदुत्व की अलग जगाने, यात्रा निकालने की। मकसद सबसे पहले यही है, क्या ज़रूरत है, हिंदू सोया हुआ है, संकट में है, क्या जरूरत पड़ी धीरेन्द्र शास्त्री जी को? विचित्र बात पूछ रहे हैं आप कि हिंदू सोया हुआ? सोया हुआ ऑलरेडी है। अगर नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो गजवाई हिंद मांग पाते? नहीं सोया हुआ होता तो क्या वो ये बयान दे पाते कि 15 मिनट दो तुम हमें? रूह कांप जाएगी। अगर नहीं सोया होता तो तुम्हारे ही राष्ट्र में राम के होने का वो सबूत मांगते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो तुम अपने राम के लिए क्या 500 सालों तक केस लड़ते? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो अभी तक भगवान कृष्ण बैठ ना गए होते। अगर हिंदू नहीं सोया होता तो क्या रामचरितमानस जलती? अगर हिंदू नहीं सोया होता तो कभी उन परिवारों के माता पिता से मिलना जिनकी बेटियां नाक कटा करके भग गई हैं लव जिहाद के नाम पर। हिंदू सोया है, सबसे ज्यादा हिंदू डरपोक है, सबसे ज्यादा हिंदू बहुत बुजदिल है,
सबसे ज़्यादा उसको डर बहुत लगता है। इसलिए अब हमने प्रण लिया है, इनमें ऊर्जा भी भरेंगे। हिंदू नहीं, हम कट्टर हिंदू बनाएंगे। हमें जाति पात से ऊपर उठना है, इस देश को एक करना है। यही इस यात्रा का सिर्फ एक मकसद है, एक क्रांति, एक विजन है, एक मिशन है, वो क्लियर है। जातियों से ऊपर उठकर हम सब हिंदू भाई भाई जात पात की करें विदाई। इसलिए हम इस देश में सिर्फ दो जातियां चाहते हैं, एक अमीर की एक गरीब की, ताकि भारत अग्रणी हो सके। में इतना हिंदू खतरे की सनातन बोर्ड के जरिए सुरक्षा दी जाएगी, क्या वजह? सन 2005 तक मात्र कुछ 1000 एकड़ जमीन थी, 2024 तक आते आते 8.5 लाख एकड़ जमीन। आपने यहाँ तक घोषणा कर दी कि ये संसद भवन भी वक्फ बोर्ड का है। इस देश में आप भी रहते हो, हम भी रहते हो। आपके भी दादा परदादाओं ने भारत की आज़ादी के लिए लड़े, तो हमारे भी दादा परदादा लड़े। आपका भी एक आस्था का विषय है, तो हमारा भी एक आस्था का विषय। फिर आपको इतनी खुली छूट वक्फ बोर्ड के नाम पर, हमें क्यों नहीं? सरकार की हम इस बात से नाराज हैं कि आप मस्जिदों पे तो कभी अधिकार नहीं दिखाते, मस्जिदों में घुस तक नहीं पाते, मंदिरों का पूरा आधिपत्य आपके हाथ में, फिर भी मटेरियल और माल ये मार रहे। क्यों? किस लिए? हम किसी के विरोध में नहीं, सरकार से कोई मांग या अपेक्षा भी नहीं रख रहे। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। हम अपनी बात रख रहे हैं कि या तो वक्फ बोर्ड मिटाओ या सनातन बोर्ड बनाओ। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कैसे देखते हैं आप, ये था जिसके कारण ये शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, ऐसा लगता है? मैंने सही है, बहुत इसलिए सही है कि देखिए हम लोग बट ही रहे हैं, तब तो कट रहे हैं। ना बटते तो क्या पश्चिम बंगाल में ये हाल होता? ना बटते तो मणिपुर में क्या ये हाल होता? त्रिपुरा, असम, क्या ये हाल होता? ना बटते तो क्या बहराइच में ये हाल होता? नूह मेवात में ये हाल होता? ना बटते तो राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में क्या ये हाल होता? हम बट रहे हैं, ऑलरेडी बट रहे हैं, इसलिए वो एक एक करके काट रहे हैं। वो 6% से 22% पहुंच गए, तुम 80 से नीचे आने लगी, क्योंकि तुम कह रहे बच्चे 2 ही अच्छे और चच्चे के बच्चे 30 अच्छे। क्योंकि अब राम नहीं आने वाले, अब कृष्ण नहीं आने वाले हैं। ये इंतजार में भी मत रहना कि कोई फिर से बुद्ध होंगे या कृष्ण होंगे या राम होंगे या आदि जगत गुरु शंकराचार्य होंगे या नई क्रांति खड़ी करेंगे। अब आपको खुद को राम बनना पड़ेगा और इन रावणों को पाकिस्तान भी भेजना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपकी इस जो मिशन से हिंदू जब एक हो जाएगा तो आपकी हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है, जिसकी लंबे समय से आप बात कर रहे हैं, तब पूरी हो पाएगी? देखिए, एक होता विजन, एक होता मिशन। विजन है जातियों को जातियों से ऊपर उठना, मिशन है हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र एक मिशन है, होगा कभी पूर्ण। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, मर जाएंगे तो हमारे लोग हमें जो हम ऐसी भावना नहीं रखते हैं कि हमें मानने वाले लोग ऐसा करेंगे, जिनके अंदर कट्टर हिंदुत्व का ज्वार आ जाएगा, वो फिर मांग करेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी मजहब के खिलाफ, नो। ये जितने भी भारत में हैं, ये भी मुसलमान जितने हैं वो भी हिंदू मुसलमान कन्वर्टेड, जितने ईसाई हैं वो भी हिंदू ईसाई, सब कन्वर्टेड। बात ठीक है कि 100-150 साल 200 साल हो गए तो थोड़ा भूल गए, सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। बस इनके रंग में हिंदुस्तान के प्रति वफादारी और आ जाए, मजा आ जाएगा। ये बाबर आबर आए, इन्होंने आधिपत्य जमाया, अकबर, इन्होंने अपने हिसाब से नाम रख दिए। अब भाई देखो, बाबर का तो जमाना है नहीं, रघुबर का जमाना। आपने कहा है अभी भंडारा में ये रघुवर लिख देंगे। हाँ, तेरी छाती पर हम लिख देंगे। अगला हिंदुत्व का नया पड़ाव, नया ध्वज की यात्रा कहाँ निकलेगी बाबा बागेश्वर, अगर बताना चाहें इंडिया टीवी? वृंदावन से दिल्ली। मथुरा की भी बात करना है, कृष्ण लला को लाना है तो हिंदुओं को जगाना है, क्या है? सही है, वहीं इसीलिए तो जा रहे हैं।